हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो हमने इंडियन पॉलिटी के काफ़ी सारे लेक्चर्स को अटेम्प्ट किया है, काफ़ी सारे लेक्चर को जाना है, पढ़ा है, जिनमें से मैंने सबसे पहले आपको ऑर्गन करवाया था कि गवर्नमेंट के ऑर्गन क्या है। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जाना था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उसकी हिस्ट्री क्या रही है। देन हमने इसका मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म की गई थी। उसके बाद ये प्रोसीजर चला था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो उसके बाद हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर भी किए हुए हैं। आई नो कि आपके काफ़ी सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं, वो भी मैं लेक्चर जल्दी लेके आऊँगी। बट आज का टॉपिक हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्रीक्वेंटली इस जो एग्ज़ाम होते हैं, वन लाइनर एग्ज़ाम होते हैं, जैसे स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर को आपने ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं स्टार्टिंग हमारे साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। साइलेंट फीचर्स को आप क्या बोल सकते हो कि इसके गुण क्या हैं, ठीक है। गुण यानी कि इसमें क्या क्या मीन्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या गुड थिंग्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। कहा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है अपने कंटेंट को लेके और अपनी स्पिरिट को लेके, यानी कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो कंटेंट यूनिक है। आपको वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। और अपनी स्पिरिट यानी कि अपनी सोल को लेके भी ये यूनिक है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं जिंदा संविधान, ठीक है। तो बोरोड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बोला जाता है कि हर वर्ल्ड के हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिए गए हैं और उनको एनालाइज करके, उसके छानबीन करके फिर अपने लोगों के हिसाब से, अपने देश के लोगों के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, आप वर्ड सुनते हैं ना कि बोरोड, ये वर्ड हमारे लिए सूटेबल नहीं है। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमने उधार लिया है, हम बोलेंगे रैंक सैंकिंग की गई है। यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सर ने ये बोला था कि हमने रैंक सैंकिंग की है, तभी हमने सारे प्रोविजंस को मॉडिफाई करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन किया है। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट की बात करें 1976 की, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1975 से लेके 1977 में इमरजेंसी लागू हुई थी हमारे देश में। और ये इमरजेंसी लागू किसने की थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। तो इस दौरान उन्होंने 1976 में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स की थी। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू काफ़ी चीज़ों को एड ऑन किया था, तो इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि अगर कल को क्वेश्चन आ जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को बोला जाता है, तो आप बोल सकते हो 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक केस आया था 1973 में, केशवानंद भारती केस। यहाँ पर केशवानंद जी ने ये क्वेश्चन अराइज किया था, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली थी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट can't alter the basic structure of the constitution। तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है क्योंकि पार्लियामेंट को आर्टिकल
368 के हिसाब से ये अलाउंस मिली गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती है, कुछ भी चेंजेस कर सकती है, कुछ भी डिलीट कर सकती है, कुछ भी ऐड ऑन कर सकती है, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकती। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि पार्लियामेंट को किस आर्टिकल के हिसाब से ये अलाउंस मिली है, तो वो आर्टिकल है 368 आर्टिकल। ओके, देन हम इसके पहले देख लेते हैं टोटल फीचर्स कितने हैं। टोटल फीचर्स 17 हैं और एक एक करके इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसको डिटेल में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रान फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री sovereignty and judicial supremacy, integrated and independent judiciary, देन उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज। उसके बाद है आपका इमरजेंसी प्रोविजन, 3 टायर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये टोटल जो हमारे हैं वो 17 कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर है। आज के लेक्चर में जितने भी होंगे वो हम कवर करेंगे, नहीं तो बाकी के हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको पार्ट 2 का नाम दूंगी मैं, तो पार्ट 2 में हम करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट साइलेंट फीचर विच इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई करें तो क्लासिफिकेशन में 2 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। अनरिटन की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, अनरिटन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे एक आपको बुक के रूप में मिल जाएगा, जिसको आप गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को, ठीक है, उसकी आपकी बुक्स मिल जाएंगी उसको पढ़ने के लिए। बट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि आपको ओरली ही वो याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ब्रिटेन में आप चले जाओगे तो ब्रिटेन में आप बोलोगे कि हमें क्या करना है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, तो वे क्या करेंगे, वे आपको एक लाइब्रेरी में लेके जाएंगे और बोलेंगे कि ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है, कोई भी अगर जजमेंट पास होती है कोर्ट के थ्रू, कोई भी चीज़ ऐड ऑन होती है तो उसकी फाइल तैयार की जाती है और उसको लाइब्रेरी में रख दिया जाता है, तो उनके लिए यही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ये बोला जाता है कि वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। आपको इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और किसी का नहीं मिलेगा जितना आप इंडिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है, इलेबोरेट करके लिखा गया है, इसको डिटेल डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है। क्लियरली डिफाइन किया गया है स्ट्रक्चर्स, पावर और ऑर्गन्स का। ऑर्गन जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और आपकी जुडिशरी होगी। ओके, तो इन सबको क्या किया है, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है अच्छे से, इनकी पावर्स और इसकी फंक्शनिंग की भी अच्छे से बात की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का ऐसा नहीं है जिसमें इतने आर्टिकल्स और इतने शेड्यूल्स हैं। यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 7 आर्टिकल्स हैं। ओके, और चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 138 आर्टिकल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 128 आर्टिकल्स हैं और कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स हैं। ओके, तो अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ये पूछा जाता है कि ओरिजिनली कितने आर्टिकल से, कितने शेड्यूल थे और कितने पार्ट से। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको ओरिजिनली पूछा जाए तो आपने बोलना है कि ओरिजिनली 3
395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे और एक प्रियम्बल था। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की बात करें 2025 में, तो टोटल आर्टिकल्स हमारे कितने हो चुके हैं अभी तक? 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ओके। और अभी तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, ओके। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर एग्जाम में, यानी कि स्टेट के एग्जाम में। और कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि 1951 में 20 आर्टिकल्स क्या किए गए थे? डिलीट किए गए थे, और पार्ट 7 को डिलीट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऐड किसको किया गया था? 95 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, 4 पार्ट्स ऐड किए गए थे। 4 पार्ट्स वो कौन कौन से पार्ट थे? वो थे 4A, 9A, 9B, उसके बाद आपका इसको आप क्या बोलोगे? 14A, ओके। और 4 शेड्यूल ऐड किए गए थे, वो कौन कौन से थे? 9, 10, 11 और 12। और अभी तक कितनी स्टार्टिंग में ओरिजिनली कितनी अमेंडमेंट्स की गई थी उसको भी हम जान लेते हैं कि कितनी टोटल अमेंडमेंट्स की गई थी। तो 7th अमेंडमेंट की गई थी, 42nd अमेंडमेंट की गई थी, 44 अमेंडमेंट की गई थी, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, ओके। 73rd, 74th, 97th एंड 101 अमेंडमेंट की गई थी, ओके। तो आपने याद क्या रखना है कि 42nd अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और टोटल समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना लगा था? 2 years, 11 months और 18 days। ये चीज़ें आपने इसको याद रखना है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि सबसे अच्छे से इलेबोरेट करके दिया गया है, हर ऑर्गन के फंक्शन को डिटेल में समझाया गया है, ओके। तो इसके बाद ये बोला जाता है, 1 सेकेंड, कि 4 फैक्टर की वजह से इसको एलिफेंटाइन साइज में, कि हाथी के साइज जैसा बड़ा बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? उसके 4 रीज़न हैं। वो रीज़न है, सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर हमारे जो देश है वो देश में वास्टनेस बहुत है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी किस किस में? लैंग्वेज में आपको रीजन्स में मिल जाएगी। जैसे नॉर्थ में जाओगे तो आपको अलग जो पहनावा मिलेगा, अलग लैंग्वेज मिलेगी, अलग कल्चर मिलेगा। साउथ में जाओगे अलग कल्चर, अलग पहनावा। तो ये चीज़ें क्या हैं? डाइवर्सिटी बताती है। इसके हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड की गई थी। हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी प्रभावित होके उससे भी काफ़ी प्रोविजंस लिए गए हैं, जिसकी वजह से इसको बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये बोथ सेंटर और स्टेट में इम्प्लीमेंट है। आप सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये क्या है? सेंटर और स्टेट में भी यही एक कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। इससे पहले एक और फैक्ट है कि जब 2019 से पहले क्या था? जम्मू एंड कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, बट 2019 में 370 आर्टिकल्स को अबॉलिश करके पूरे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया, विच इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। उसके बाद डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, ये चीज़ बोली जाती है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे और उन सबकी नॉलेज को देखते हुए भी ये बल्किएस्ट
बोला जाता है, बल्किस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एक्सटेंसिव फेडरल स्ट्रक्चर है विद यूनिटरी फीचर्स। एक्सटेंसिव फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स कि फेडरल पावर्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, बट मेन पावर जो है वो सेंटर के पास रखी गई है। कुछ बहुत सारे प्रोविजन ये बताते हैं कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट जो है वो सेपरेट है, ठीक है, या मैं जाने कि उनको पावर सेपरेट करी हुई है, डिवाइड की गई है। उसके बाद हम बात करें कि इसमें फंडामेंटल राइट्स भी ऐड किए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की गई हैं, और काफ़ी सारे प्रोविजंस वेरियस सोर्सेज से प्रोविजंस लिए गए हैं, तब जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आई होप आपको लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साइलेंट फीचर है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो यहाँ बोला जाता है कि काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रोविजंस हमारे गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिया गया है। जैसे कि यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से ये काफ़ी सारी चीज़ें बोरो की गई हैं, यानी कि इसको छानबीन करके फिर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सबसे पहले मेजर सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यही मेजर सोर्स रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विसेज, ये प्रोविज़न उठाए गए हैं। कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेजिडुअल पावर विद सेंटर, एडवाइजरी यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यूएसएसआर, जिसको आज हम रशिया के नाम से भी जानते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये प्रोविजंस लिए गए हैं ये रशिया से। जर्मनी से नेशनल इमरजेंसी, फ्रेंच से लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, जो प्रियम्बल में आपको वर्ड्स देखने में मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जापान से फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद इरिश, आयरलैंड से डीपीएसपी, जिसको नोवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। उसके बाद ब्रिटिश से रूल, जहाँ पर रोल लिखा है इसको आप रूल बोल सकते हो, रूल ऑफ लॉ। पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरलिज्म, यानी कि 2 हाउसेस का होना, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। साउथ अफ्रीका से आप अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द अपर हाउसेस। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट प्रोसीजर, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं अलग अलग देश के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। ओके, तो इनको आप पढ़ सकते हो, जैसे कि 1935 से ये चीज़ें लाई गई हैं। एमरजेंसी प्रोविज़न, फेडरल स्कीम, उसके बाद जुडिशरी गवर्नर, ये सारी चीज़ें जो यहाँ से ड्रॉन की गई हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बोली जाती है कि वर्ड यूज़ किया जाता है काफ़ी लोगों के द्वारा कि बोर्ड किए गए हैं, कि ये सारे के सारे प्रोविज़न उधार लिए गए हैं। तो ये उधार नहीं लिए गए, ये रैंक, डॉक्टर BR अम्बेडकर बोलते हैं कि इनको रैंक सैंकिंग किया गया है, मीन्स छानबीन करके, अच्छे से एनालिसिस करके, समझ के, फिर अपने देश के लोगों के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके फिर इसको अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया था। तो आपने भी नेक्स्ट टाइम कोई बोले कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न है वो बोरोड किए गए हैं, तो आप उनको समझा सको कि नहीं, रैंक सैंकिंग किया गया है, छानबीन करके, मॉडिफिकेशन करके फिर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अंडरस्टूड? तो ये आपको जो हमारे ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज में से कुछ ऐसा पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप स्ट्रक्चरल पार्ट को बोल सकते हो कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है। फिलोसफिकल पार्ट आप बोल सकते हो कि आपका फिलोसफिकल पार्ट क्या है, तो उसको आप बोलोगे कि फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ठीक है, ये इसका फिलोसफिकल पार्ट है। अगर पॉलिटिकल पार्ट की बात करें
तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, ओके, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के रिलेशन को आप पॉलिटिकल पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस ऑफ बोथ। सबसे पहले हम वर्ड पढ़ेंगे कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, ओके, तो उसको हम समझ लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, बट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। ऑर्डिनरी लॉ से ही उसको चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बट हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वो तो ना रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, बट वो दोनों का मिक्सचर है। तो हमारे देश में 368 आर्टिकल ही प्रोवाइड करता है कि हम उसमें कैसी अमेंडमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम सबसे पहले प्रोविज़न की, तो अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर की, और जो प्रेजेंट मेंबर है उनमें से 2/3 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट को चेंज करना है, डीपीएससी में चेंज करना है, जस्ट सेंटर और स्टेट के पावर में कुछ चेंज लेके आने हैं, तो हमें उनमें से 50% जो सपोर्ट है वो दोनों हाउसेस में चाहिए होता है, और जो प्रेजेंट मेंबर है उनमें से 2/3 हाँ बोलेंगे, तो तभी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। कुछ प्रोविजंस होते हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी और स्टेट के रेटिफिकेशन से भी चेंज होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा जीएसटी 101 अमेंडमेंट हुआ था, मीन सेंटर और स्टेट के लिए फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना था, तो उसके लिए जैसे कि हमारी 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट में से 14 स्टेट का कंसेंटमेंट होना ज़रूरी है कि तभी वो हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करेंगे, वो सिंपल मेजॉरिटी में हो जाएगा कि 50% मेंबर का हाँ बोलना ज़रूरी है, यानी कि हमने एमपी की सैलरी को चेंज करना है, ठीक है, किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, तो वो ईज़िली हम कर सकते हैं अब मेंबर्स की सपोर्ट की वजह से। कुछ इसमें कोई स्टेट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती। तो आई होप आपको ये साइलेंट फीचर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल फॉर्म में है बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ये एक चीज़ का क्या मतलब है? फेडरल मीन की डिवाइडेशन की गई है पावर्स की सेंटर और स्टेट लेवल पे, बट इसकी स्पिरिट क्या है कि ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर को ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, कि अगर इन फ्यूचर की स्टेट अपना काम ढंग से ना कर रहा हो तो सेंटर वहाँ पर इमरजेंसी प्रोविज़न लगा के आप उसकी पावर ले सकती है। तो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी फीचर्स, यहाँ पर आपका फीचर आएगा, यहाँ पर सिस्टम लिखा है, तो फेडरल और यूनिटरी सिस्टम को फीचर्स को हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, ओके। जैसे कि आप यहाँ से समझो कि यहाँ पर मैं आपको फेडरल फीचर्स पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर मैं यूनिटरी फीचर्स की बात कर रही हूँ। तो फेडरल की बात करें तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर। पावर की डिवीज़न कर रखी है, डिवीज़न ऑफ पावर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है, और रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म है। ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं। अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, मीन सेंटर क्या है, स्ट्रॉन्ग है।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे देश के लिए। सिंगल सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप पाई जाती है। फ्लेक्सिबल टू चेंज, ज़्यादा टफ नहीं है इसको अमेंड करने के लिए। इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। और अपॉइंटमेंट होती है इसके द्वारा गवर्नर की। ओके। और ऑल इंडियन सर्विसेज, ऑल इंडियन सर्विसेज भी यूनिटरी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। ओके, तो ये फेडरल फीचर्स हैं आपके, फेडरल फीचर्स, और ये आपके यूनिटरी फीचर्स हैं। और एक बात बोली जाती है कि फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वाजी फेडरल भी बोला जाता है, किसके द्वारा? केसी वेयर के द्वारा। उसके बाद बारगेनिंग, बारगेनिंग फेडरल भी बोला जाता है, फेडरल भी बोला जाता है मॉरिस जॉन्स के द्वारा। और कोऑपरेटिव फेडरल भी बोला जाता है ग्रैनविल अस्टिन के द्वारा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को है क्वाजी फेडरल भी बोला जाता है, बारगेनिंग फेडरल भी बोला जाता है, और कोऑपरेटिव फेडरल भी बोला जाता है। तो आई होप आपको इसके फीचर्स भी समझ आ गए होंगे, फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर। और ये कहा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेशक इसको पावर तो डिवाइड कर रखी है, बट जब सेंटर को लगे कि स्टेट अपना काम ढंग से नहीं कर सकता तो वो उसकी पावर अपने हाथ में ले सकती है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या मतलब है? पहले तो इसको ये याद रखना है कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल के नाम से बोला जाता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव में दी गई है, ठीक है। एंड इंडिया फॉलो करता है वेस्टमिनिस्टर मॉडल को। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ ऑप्टेड ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम को भी ऑप्टेड किया है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को भी ऑप्ट किया है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझिए, देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन, लेजिस्लेचर को लॉ बनाने की पावर दी गई है और एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई है कि उसको इम्प्लीमेंट। तो पार्लियामेंट सिस्टम की बात करें तो इन दोनों ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाने को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया है। यहीं पर ये बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बिहाफ पर पावर की डिवीज़न की गई है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में, बट पार्लियामेंट सिस्टम की वजह से उसको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में भी रखा गया है। तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सिस्टम को भी इस्टेब्लिश करता है, और कहाँ करता है? सेंटर और स्टेट में। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट सिस्टम को सेंटर में तो करता ही करता है, बट स्टेट में भी इस्टेब्लिश करता है। हम दोनों देख सकते हैं कि ये सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम बात करें कि इंडिया में प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। जो मेन काम करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को के लिए, और लोकसभा को डिसोल्यूशन कर सकते हैं उसकी टर्म से कंप्लीशन से पहले भी, इतना ये इनको राइट है। ओके, मेजॉरिटी पार्टी रूल चलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कुछ इसका डिफरेंस है जो हम आपको समझा देती हूँ, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट के क्या फीचर्स हैं और वहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के क्या फीचर्स हैं उसको जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो नॉट सोवेरेन है, मीन्स सोवेरेन नहीं है, नॉट सोवेरेन। ओके, बट ब्रिटिश का क्या है? सोवेरेन है। वो कैसे है मैं आपको समझाती हूँ, पहले इतना आप देखिए। इलेक्टेड हेड पाया जाता है, हमारे इलेक्शन के थ्रू हेड चूज किया जाता है। यहाँ पर हेरिडेटरी सिस्टम चलता है, यानी कि किंग का बेटा ही आगे किंग बनेगा, ठीक है, कि उनका बेटा ही आगे किंग बन सकता है, कि आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लेंड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ब्लेंड देखा जाता है सोवेरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का।
और जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ पर एक वर्ड बोला जाता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज बनाने के लिए सोवरेन है, लॉज बना सकती है, बट जुडिशरी क्या कर सकती है, अगर जुडिशरी को लगता है कि देश के लोगों के लिए ये लॉ बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं करना, तो वो उसको रद्द कर सकती है, डिलीट करवा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जुडिशरी हमारी सुप्रीम है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट और सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। यही चीज़ जो मैंने आपको अभी अभी समझाई है ना, कि पार्लियामेंट सोवेरेनिटी है, मतलब पार्लियामेंट के पास ये लॉज बनाने की सोवेरेनिटी है, बट जुडिशियल भी सुप्रीमेसी में रहता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से एसोसिएट करता है। प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से किया जाता है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि हमारे देश के ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती से काम करवा नहीं सकता, क्योंकि हमारा देश सॉवरेन देश है, डिसीजन मेकर है, किसी पर डिपेंड नहीं है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अभी इन चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि ये जो इस सिस्टम है ये यूनाइटेड स्टेट से आया है। यूनाइटेड स्टेट से क्या है कि वहाँ की ये जो जुडिशरी है वो चेक करती है कि लॉ जो है, एक सेकेंड कहाँ आ गए हम, लॉ जो है वो फेयर है, ये चेक करती है कि लॉ फेयर है और उसको फॉलो किया जा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, कोर्ट लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर सकती है अगर वो फेयर और अनजस्ट है। ठीक है, बट हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है, हमारे इंडियन सिस्टम में क्या चीज़ें हैं कि इंडिया में प्रोसीजर चेक किया जाता है कि जो भी प्रोसीजर है वो जो लॉज में लिखा गया है उसको फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो लॉज गलत हो, चाहे वो राइट हो, वो फेयर हो कि अनफेयर हो, ये चीज़ें नहीं चेक की जाती। तो इसीलिए बोला जाता है अमेरिकन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि लॉ के साथ साथ ये भी चीज़ चेक की जाती है कि वो गलत है कि सही है, कि अनफेयर है कि अनफेयर है, लोगों के हित में है कि नहीं है। इंडिया में क्या किया जाता है, इंडिया में देखा जाता है कि जो लॉ फॉलो किया जा रहा है वो सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों हो, लोगों के हित में ही ना क्यों हो। ठीक है, कि लोगों के हित में हो या ना हो। तो आई होप आपको यहाँ तक इतना क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश में जुडिशियल सिस्टम को भी इस्टेब्लिश किया गया है, वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। वो खुद प्रोटेक्ट करता है राइट्स को, चेक एंड बैलेंस का काम करता है कि लॉ सही है कि गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करता है, उसकी सुप्रीमेसी को बना के रखता है। जुडिशरी एक ऐसी ऑर्गन है जो फ्री है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कंट्रोल से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट पावर्स देता है कि अगर किसी भी का फंडामेंटल राइट हित होता है तो वो इन रिट्स के द्वारा आकर अपने फंडामेंटल को रिस्टोर कर सकता है। जुडिशरी इंश्योर करती है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है जो गारंटर है फंडामेंटल राइट का और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। गार्जियन मीन जो देखभाल करता है, गारंटर मीन गारंटी देने वाला। Constitution has various provisions ensure its independence. Constitution various provisions देता है कि इसकी वजह से ये बॉडी जो है वो इंडिपेंडेंस है। सिक्योरिटी देता है जजेस के टेन्योर के लिए, फिक्स सर्विस देता है जजेस को, और सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जो चार्जेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से लिए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा और आप सबको अच्छे से क्लियरेंस मिल गई होगी हमारे साइलेंट फीचर के लिए।
आज के लेक्चर में हमने थोड़े ही साइलेंट फीचर्स किए हैं, बाकी के साइलेंट फीचर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। तब तक के लिए आप इन साइलेंट फीचर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें महराज मास्टरी क्लासेस। अगर इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो महराज मास्टरी क्लासेस 24 आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा पार्ट 2 होगा साइलेंट फीचर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।